दोस्तों सोचिए, देश के सबसे बड़े चुनाव कराने वाले शख्स की कुर्सी पर बैठा वो आदमी जिसकी नियुक्ति ही सवालों के घेरे में है, जिसे चुनने वाली कमेटी में से देश के सबसे बड़े जज को ही बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह बैठा दिया गया है एक ऐसा मंत्री जिसे खुद प्रधानमंत्री ने चुना हो। यानी सीधी सी बात है, टीम भी हमारी, कप्तान भी हमारी, अंपायर भी हमारी और रेफरी भी हमारा। खेल शुरू होने से पहले ही नतीजा तय हो जाएगा, तो मैच देखने का मजा क्या रह जाता है। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस वक्त एक ऐसे कानूनी भंवर के बीचों बीच खड़े हैं जिसका फैसला सिर्फ उनकी कुर्सी नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव की विश्वसनीयता तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे बुद्ध इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार और आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है और जिसका जवाब देश के लोकतंत्र का चेहरा बदल सकता है। बात 14 मई 2026 की है, जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के सामने ये मामला उठा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से बड़ा तीखा सवाल किया कि आखिर ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की नियुक्ति से जुड़ी असल फाइलें कहां हैं। साफ शब्दों में कहा गया कि ओरिजिनल रिकॉर्ड सामने लाइए। यानी अब बात दिखावे की नहीं है, कागजों की हो गई है। कोर्ट ये देखना चाहती है कि जब चयन समिति बैठी थी तो असल में हुआ क्या था, किस आधार पर नाम चुने गए, किन विकल्पों पर विचार हुआ, प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी। क्योंकि अगर प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं है तो उससे निकला हुआ आदमी चाहे जितना भी ईमानदार हो उस पर उंगली तो उठेगी ही। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। सालों तक इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया से होती थी जिसमें असल में सरकार ही सब कुछ थी। मतलब सरकार ही चुनती थी, सरकार ही घोषणा करती थी, सरकार ही कुर्सी पर बिठाती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी परीक्षा में सवाल भी आप बना रहे हो, जवाब भी आप लिख रहे हो और कॉपी भी जांच करके नंबर भी आप ही दे रहे हो। फिर 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इसे अनूप बरनवाल केस के नाम से जाना जाता है। इस फैसले में साफ कहा गया कि अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी 3 सदस्यीय समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई होंगे। समझिए इसका मतलब था कि अब कुर्सी पर वो नहीं बैठेगा जिसे सरकार चाहेगी, बल्कि वो बैठेगा जिस पर तीनों की सहमति होगी, एक कार्यपालिका से, एक विपक्ष से और एक न्यायपालिका से। यह संतुलन जरूरी था क्योंकि चुनाव आयोग तो लोकतंत्र की रीढ़ है साहब, और रीढ़ अगर एक ही तरफ झुक जाए तो पूरा शरीर लंगड़ा हो जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात और साफ कही थी कि यह व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। सरकार ने कोर्ट के फैसले के कुछ ही महीनों के भीतर दिसंबर 2023 में एक नया कानून पास करवा लिया। इस कानून का पूरा नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023। नाम भारी भरकम है लेकिन असल बात एक ही है। इस कानून ने चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को ही निकाल बाहर किया और उनकी जगह बैठा दिया एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। अब जरा ठहर करके सोचिए, इस समिति के 3 सदस्य कौन हैं। एक तो प्रधानमंत्री खुद, दूसरा वो कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री खुद नामित करते हैं यानी 2 में से 2 सरकार के अपने, और तीसरा है नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का एक अकेला आदमी। तो मुकाबला है 2 बनाम 1, 3 में से 2 लोग एक ही तरफ के। ये तो पहले ही तय है कि कौन जीतेगा। मान लीजिए क्रिकेट मैच हो और रेफरी टीम की जर्सी पहन करके आ जाए तो टॉस से पहले ही समझ आएगा कि जीत किसकी होनी है। यही तर्क विपक्ष और तमाम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ने संविधान पीठ के फैसले का सम्मान करने के बजाय उसे कानून बना करके उलट दिया। जिस पद पर स्वतंत्रता और तटस्थता का सबसे बड़ा तकाजा है उसी पद पर सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पहले वो गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीज़न में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ी दस्तावेजी तैयारी में उनकी अहम भूमिका रही थी। 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने वाली फाइलों में भी उनका काम था। मार्च 2024 में उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया और फिर फरवरी 2025 में उन्हें प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक चलेगा, यानी अगले लोकसभा चुनाव तक वो इस कुर्सी पर बने रहेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि ज्ञानेश कुमार कैसे इंसान है, सवाल ये है कि जो कानून उन्हें कुर्सी तक लाया वो कानून खुद संविधान की कसौटी पर खड़ा उतरता है या नहीं।
जिस दिन उनकी नियुक्ति की सिफारिश हुई उस दिन खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बैठक में मौजूद रहते हुए विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि 2-3 हफ्ते के लिए बैठक टाल दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले पर अपनी सुनवाई पूरी कर ले, लेकिन नहीं, बैठक हुई, सिफारिश गई, राष्ट्रपति ने मुहर लगाई और अगली सुबह ज्ञानेश कुमार सीईसी बनकर के बैठ गए। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को आधी रात का फैसला बताया था, कहा था कि जब पूरा मामला अदालत में लंबित हो तब इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन जल्दी तो होगी ही। अगर आपको लगे कि सुप्रीम कोर्ट कल कुछ अलग कह सकती है तो आज ही काम निपटा लो। यही तो पुरानी कहावत है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। जनवरी 2026 में विपक्ष के 1993 सांसदों ने मिलकर के ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव तक ला दिया था। दोनों सदनों में नोटिस दिए गए, 7 गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अप्रैल 2026 में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। दोनों ने अलग अलग आदेश दिए, 15-15 पन्ने के आदेश, पर वो आदेश आम जनता के लिए अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए, सिर्फ प्रस्तावक सांसदों को कॉपी दी गई है। और यहीं से एक और संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया कि क्या पीठासीन अधिकारी को इतना अधिकार है कि वो प्रवेश स्तर पर ही किसी प्रस्ताव के गुण दोष पर फैसला कर दे। ये सारे सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। एक तरफ नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल, दूसरी तरफ हटाने की प्रक्रिया पर सवाल, यानी ना आप उस कुर्सी पर आ पा रहे हैं जिस पर से आना चाहिए, ना आप उस कुर्सी से जा रहे हैं जिस तरह से जाना चाहिए। बीच में कुर्सियां अटकी हुई है और उसी कुर्सी पर बैठा आदमी देश का चुनाव करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें एनजीओ, एडीआर, लोक प्रहरी और पीयूसीएल जैसे संस्थाओं की याचिका है। इनके वकीलों का साफ तर्क है कि 2023 का कानून संविधान पीठ के फैसले को कमज़ोर करता है। जब कोर्ट ने कहा था कि सीजेआई समिति में होंगे तो सरकार ने कानून बना करके सीजेआई को हटा दिया। ये तो सीधा अवमानना जैसा मामला हुआ। लेकिन सरकार का तर्क भी सुनिए। सरकार कह रही है कि कानून बनाने का अधिकार तो संसद के पास है, संसद जनता की सर्वोच्च संस्था है। संविधान पीठ ने खुद कहा था कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक सीजेआई वाली व्यवस्था चलेगी। तो अब कानून बन गया है और नई व्यवस्था लागू है, बात खत्म। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि संसद को कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ हो। और संविधान की मूल भावना यही कहती है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में बहुत साफ शब्दों में एक बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति में केंद्र सरकार का दबदबा है, 2 सदस्य सरकार के, 1 सदस्य विपक्ष के, और सीजेआई गायब। यही संतुलन असली मुद्दा है। कोर्ट ने ओरिजिनल फाइलें इसलिए मांगी है ताकि देखा जा सके कि इस असंतुलन के बीच कैसे नाम चुनेगा। क्या विपक्ष की आपत्तियों को कोई तवज्जो दी गई या सब कुछ बहुमत के भरोसे तय हो गया? अगर कोर्ट को लगा कि प्रक्रिया में गड़बड़ी थी तो कई विकल्प खुले हैं। कोर्ट ये कह सकती है कि 2023 का कानून पूरी तरह असंवैधानिक है और पुरानी व्यवस्था लौटानी होगी, या कोर्ट ये कह सकती है कि कानून तो चलेगा लेकिन उसमें सीजेआई को वापस लाना होगा, या कोर्ट ये कह सकती है कि नियुक्तियां जैसी है वैसी रहेंगी पर भविष्य के लिए नियम बदलेंगे। हर विकल्प का असर अलग होगा। पहला विकल्प सबसे बड़ा तूफान लाएगा, क्योंकि तब ज्ञानेश कुमार और वहां तक कि दूसरे चुनाव आयुक्तों तक की नियुक्ति पर सवाल उठेंगे। दूसरा विकल्प एक बीच का रास्ता होगा। तीसरा विकल्प सरकार को सबसे ज्यादा राहत देगा, क्योंकि तब मौजूदा टीम पर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन देश के सामने असली सवाल यही है कि क्या हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जिस पर हर पार्टी को भरोसा हो, या हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जिस पर सिर्फ सत्ता पक्ष को भरोसा हो? ये बहुत बुनियादी सवाल है। एक जांच अधिकारी अगर आधे लोगों के भरोसे का ही रह जाए तो उसकी जांच का क्या मतलब? एक अंपायर अगर सिर्फ एक टीम के भरोसे का हो तो उसके फैसले का क्या मूल्य? यही बात चुनाव आयोग पर लागू होती है। इस पूरी बहस में एक बात और गौर करने लायक है। दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था को कार्यपालिका से दूर रखने की व्यवस्था होती है। कहीं संसद बहुमत से चुनती है, कहीं स्वतंत्र
आयोग बनते हैं, कहीं न्यायपालिका की भूमिका होती है। मकसद एक ही होता है कि जो टीम खेल में उतर रही है वो एम्पायर तय ना करे। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, बिल्कुल उल्टा। जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वही अंपायर की नियुक्ति भी कर रहा है, और फिर उम्मीद रखी जा रही है कि विपक्ष चुप रहे और जनता संतुष्ट रहे। संतुष्टि यूं ही थोड़ी आती है, थोड़ी पारदर्शिता तो चाहिए भाई। हम बात कर रहे हैं क्या भविष्य में चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की वापसी होगी। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी एक तटस्थता का प्रतीक होती है। वो सरकार के भी नहीं होते, विपक्ष के भी नहीं होते, उनका काम कानून और संविधान की रक्षा है। जब वो समिति में होते हैं तो नाम पर विचार करते वक्त एक तीसरा कोण जुड़ता है, तो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। अब सोचिए, अगर ये तीसरा कोण नहीं है तो समिति एक तराजू की तरह हो गई है, जिसका एक पलड़ा भारी है और दूसरा हल्का है। तराजू भारी हल्के से नहीं मापता, वो बराबरी से मापता है। यही इस पूरे विवाद का मूल है। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चुनाव तो होते ही हैं, वोट तो पड़ते ही हैं, नतीजे तो आते ही हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र इस भरोसे का नाम है कि आपका वोट सही जगह जाएगा, सही तरीके से गिना जाएगा और सही नतीजा घोषित होगा। और ये भरोसा जिस संस्था पर टिकी है वो चुनाव आयोग है। जिस दिन इस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगेंगे, उस दिन पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएगा। हाल ही में कई राज्यों के चुनावों में ईवीएम पर सवाल उठे, वोटर लिस्ट पर सवाल उठे, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर सवाल उठे। बंगाल के फाल्ता में तो दोबारा मतदान कराना पड़ा। मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक हर चुनाव के बाद विपक्ष यही आरोप लगाता है कि गड़बड़ी हुई है। अब आप कह सकते हैं कि विपक्ष तो हारने के बाद ऐसा कहेगा ही, ये तो हारे हुए खिलाड़ी का बहाना है। लेकिन जब यही आरोप बार बार हर जगह हर पार्टी से आने लगे तो एक बार तो रुक कर के सोचना ही पड़ेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और सोचने का काम अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है, न कोई तारीख तय है, न कोई अंतिम शब्द निकला है, लेकिन जो सवाल उठे हैं उन सवालों ने पूरे देश की राजनीति को हिला करके रख दिया है। मोदी सरकार के लिए ये संवैधानिक परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है। एक तरफ उनका बनाया कानून है, दूसरी तरफ संविधान पीठ का पिछला फैसला है। कोर्ट किस तरफ जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी फैसला आएगा वो इतिहास में दर्ज होगा। ज्ञानेश कुमार के लिए भी आसान वक्त नहीं है। एक तरह उनकी कुर्सी को लेकर के संदेह है, दूसरी तरफ उन पर देश के अगले लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। हर कदम पर उनकी नीयत को शक की नज़र से देखा जाएगा। हर फैसले पर पूछा जाएगा कि ये फैसला निष्पक्ष है या पक्षपाती। और उन्हें ये साबित भी करना होगा कि उनकी कुर्सी के नीचे भले ही विवाद हो, लेकिन उनके काम में कोई विवाद नहीं होगा। ये बहुत भारी बोझ है, और ये बोझ किसी एक आदमी पर नहीं होना चाहिए था, ये बोझ पूरी व्यवस्था पर होना चाहिए था। और अब जो हुआ सो हुआ, तो अब पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। ये फैसला सिर्फ ज्ञानेश कुमार का भविष्य तय नहीं करेगा, ये फैसला ये तय करेगा कि आने वाले सालों में इस देश के चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाएंगे, कौन उन्हें चुनेगा, किस समिति के जरिए चुना जाएगा, और सबसे बड़ी बात वो कुर्सी कितनी स्वतंत्र होगी। क्योंकि एक बार व्यवस्था बन गई तो सालों साल चलती है। एक बार गलत मिसाल कायम हो गया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सुनवाई इतनी अहम है, इसीलिए फैसला इतना अहम है, इसीलिए ये मुद्दा हर उस नागरिक के लिए ज़रूरी है जो अगली बार अपनी उंगली पर स्याही लगा करके बूथ पर जाना चाहता है और अपने वोट के सही जगह पहुंचने पर भरोसा करना चाहता है। तो अब आप ही बताइए, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की वापसी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि 2023 का चुनाव सही है या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की मौजूदा स्वतंत्रता पर्याप्त है या और मजबूत करने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको
यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।